एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी, ये हमारा छठा यूनिट है और इसका मतलब ये है कि एक बिजनेस चल रहा है इंटरनली, वो ऑल थिंग्स आर गोइंग फाइन, बट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस उसके ऊपर क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमी का क्या असर है। इकोनॉमी अगर डाउन जा रही है, मिसाल के तौर पे लोगों की इनकम लेवल्स लो हैं, लोग जॉब लॉसेस वो फेस किए हुए हैं, तो एक ऐसा बिजनेस जो कि लग्जरी प्रोडक्ट सेल करता है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, राइट। तो एक इकोनॉमी का असर आ गया, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर डिफॉरेस्टेशन बढ़ गई है, तो ऐसे मुल्क के अंदर मिसाल के तौर पर टूरिज्म की बात करें, तो अगर पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो जाने की वजह से फ्लड्स किसी किस्म के, या फिर मे बी लैंडस्लाइडिंग, एवलांचेस, और इसकी वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने की चांसेस ज़्यादा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी जो एक्सट्रीम वेदर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के चांसेस भी होते हैं। तो क्या, तो उससे टूरिज्म इंडस्ट्री हिट होती है। हालांकि टूरिज्म इंडस्ट्री इज डूइंग एवरीथिंग सो गुड ऑन देयर पार्ट, लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से उनके बिजनेस के ऊपर ऊंच नीच आ सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर तीन हेड्स हम देख रहे हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के अंदर। 6.1 बता रहे इकोनॉमिक इश्यूज के, एक बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिक इश्यूज का क्या इंपैक्ट होता है। उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल और एथिकल इश्यूज का क्या इंपैक्ट है, और फाइनली बिजनेस एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमी का, एक तो आपके मुल्क की इकोनॉमी का आपके आपके बिजनेस पर असर है, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी का भी आपके बिजनेस पर असर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस इंपोर्ट करता है, और आपका बिजनेस इंपोर्ट करता है गुड्स को, लेकिन आप देखते हो कि दुनिया भर में अगर इन्फ्लेशन हो गई, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो गया आपके लिए, कि आप जिस मुल्क से इंपोर्ट करते हो अगर वहां प्राइसेस बढ़ गए चीजों के, वहां इन्फ्लेशन हो गए, तो गोया आपके मुल्क में इन्फ्लेशन ना हो भी हो, फिर भी आप जिस मुल्क से माल इंपोर्ट करते हो वो माल उस मुल्क में महंगा होने की वजह से आपको इंपोर्ट में महंगा पड़ रहा है। तो ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस पर मसला आ सकता है। इकोनॉमिक इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज के अंदर यूनिट है हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। उसका पहला हेड इकोनॉमिक इश्यूज। बिजनेस साइकिल इसके अंदर आया था सबसे पहले। बिजनेस साइकिल ये होता है, एक ग्राफ दिखा देता हूं मैं, ये बिजनेस साइकिल का ग्राफ है कि आपकी नॉर्मल जो इकोनॉमिक साइकिल कहलाती है, आपके मुल्क की मईशत जो है, सही है, पूरे ओवरऑल मुल्क की परचेजिंग पावर, मुल्क की प्रोडक्शन, इनकम लेवल्स, ये सब कुछ मिल मिला के आपकी इकोनॉमी बनती है। तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है जब तक कर्व ऊपर जा रहा है हमारा, ठीक है। पीक वो है कि मैक्सिमम ग्रोथ जहां तक पहुंच सकती थी, और रिसेशन वो है जहां पर हमारा डिक्लाइन हो रही है इकोनॉमी। और उसके बाद रिसेशन के बाद भी आप एक पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, आप उस पॉइंट से भी नीचे चले गए, और बिल्कुल बॉटम जहां तक जा सकते हो, ट्रफ, बिल्कुल बॉटम। ट्रफ वो पॉइंट है कि जिसके बाद आप रिकवर करके दोबारा रीग्रो होना शुरू होते हो, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमी मिसाल के तौर पे इस पॉइंट तक पहुंची हुई है, ये जीडीपी का एक पॉइंट है, लेट्स सपोज 500 बिलियन डॉलर्स का, आपकी इकोनॉमी 500 बिलियन डॉलर्स पे पहुंची है, उसके बाद ग्रो हो रही है, ठीक है। तो फर्दर जो ग्रोथ है उसकी, वो फर्दर सारी ग्रोथ, मतलब जब पहले से ज्यादा है तो ग्रोथ कहलाएगी वो। पीक कौन सा पॉइंट होता है, पीक तब तक नहीं पहचान में आता जब तक क्या फॉल ना शुरू हो। जिस पॉइंट से आप फॉल होना शुरू हो गए, तब आप लुक बैक करके कहते हो अच्छा इसका मतलब वो मेरा पीक पॉइंट था। आप ग्रोथ पे ही हो, जब तक आप नहीं कह सकते मेरा पीक है, हो सकता है और ग्रो हो सको, लेकिन जहां से फॉल शुरू हो गया आप कहोगे हाँ ये पीक था मेरा, जिसके बाद से मैं फॉल शुरू हुआ। इसी तरीके से फॉल होकर आप दोबारा जहां से आपकी इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी वहां तक पहुंच गए, ये रिसेशन है। उसके बाद फर्दर नीचे चले गए तो फिर डिप्रेशन का फेस आ गया, रिसेशन से भी नीचे, लेकिन पहले जब मेरी लेवल था उससे भी नीचे चला गया मैं, 500 बिलियन डॉलर से भी नीचे चला गया, 450 बिलियन डॉलर पे आ गया, तो वो तो रिसेशन से भी नीचे चलेगा, डिप्रेशन का फेज है पूरा। और फिर वो पॉइंट जहां से रिकवर होना शुरू हो रहे हो, वो नीचे, वो बॉटम पॉइंट कहलाता है ट्रफ। पीक का ऑपोजिट है ट्रफ। ट्रफ का कैसे पता चलता है, जिसके बाद से ग्रोथ शुरू हो जाए वो पॉइंट ट्रफ है। लेकिन फर्स्ट ग्रोथ जो है ना ट्रफ के बाद, ट्रफ के बाद ये पूरा ग्रोथ का कर्व है, लेकिन दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। एक वहां जहां से शुरू हुए थे, अगर आपकी पिछले साल 500 बिलियन डॉलर्स तक की इकोनॉमी थी, ठीक है, और आपको इस साल लग रहा है कि वो उतनी नहीं होने वाली,
बल्कि डाउन आपकी इकोनॉमी नीचे चली गई, $450 बिलियन पे आ गए, लेकिन अगले साल फिर रिकवर करना शुरू हो रही है। तो जो $450 बिलियन वाला साल था, उसके बाद से रिकवर होने वाले साल में रीग्रो हो रही है, लेकिन रीग्रो होते होते फिर पहले तो $500 बिलियन तक दोबारा पहुंचेगी इकोनॉमी। तो ये तो पहले पहुंच चुकी थी, वहां तक दोबारा पहुंची, तो आपने डिप्रेशन का फेज जो है वो रिकवर किया अभी। अब $500 बिलियन के बाद जितना भी ग्रो अप होगी ना, वो सारा एक्सपेंशन है। क्लियर है? सो एंड दिस लाइन इज, ये इस ब्लैक लाइन को आप बेस ईयर की लाइन कह सकते हो। चलो कि जो एक साल को हमने बेस बना दिया कि हमारी इकोनॉमी $500 बिलियन के, पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान $500 बिलियन की मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस बेस ईयर से नीचे जा रही है तो वो डिप्रेशन का फेज है। अच्छा, उस बेस ईयर से ऊपर जाके दोबारा नीचे आ रही, तो ऊपर जाना ग्रोथ था, लेकिन वापस नीचे आना रिसेशन था, ठीक है। लेकिन वो जो रिसेशन का फेज है, वो अगर जहां से शुरू हुए थे बेस ईयर जो आपका था $500 बिलियन वाला, उससे भी नीचे चले जाते हो तो फिर डिप्रेशन है। ये इनफ सेड अबाउट इट। तो ये सारे स्टेजेस यहाँ पर डिफाइंड है। देखो, कंज्यूमर स्पेंडिंग जब बढ़ती है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वो भी इंडिकेशन है, इकोनॉमिक ग्रो होती है उससे। कंज्यूमर स्पेंडिंग से क्या होगा, जब लोग स्पेंड कर रहे हैं तो मतलब इनकम उनकी अच्छी थी, और वो फर्दर स्पेंड कर रहे हैं तो और गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं। जब कोई खरीदार है तो माल बिक भी रहा है, माल बिक रहा है तो और बनेगा। जब और माल बनाना होगा तो मजीद लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो मजीद लोगों की इनकम्स क्रिएट होगी, राइट। सो इट्स अ कंटीन्यूअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। विल बी सो हैप्पी अबाउट इट कि यार ये तो साइकिल ऑफ ग्रोथ है, चलती रहेगी ग्रोथ। फिर सैड भी हो गए एक पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे चीज़ों की, क्योंकि लोगों के इनकम लेवल्स अच्छे हैं, परचेजिंग पावर बढ़ गई, अब वो इतनी डिमांड करेंगे जितनी सप्लाई मौजूद नहीं है। अब उतनी सप्लाई मौजूद ना होने से क्या होगा, केस ये है कि आपके लोगों के इनकम लेवल्स अप हैं, ठीक है ना, तो डिमांड भी अप होगी, तो इकोनॉमी भी अप हो जाएगी, क्योंकि डिमांड को प्रोड्यूस करना है तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा, और लोगों की इनकम्स बढ़ेगी। प्रॉफिट्स की वजह से बिजनेस ओनर्स की इनकम बढ़ रही है, और जॉब्स की वजह से वो लोग जो नौकरी पेशा उनकी इनकम बढ़ रही है, तो फिर वो और डिमांड करेंगे और प्रोड्यूस होगा। सही ना, एक साइकिल है। अच्छा, अब प्रोड्यूस इस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से लोग डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा। जब प्राइसेस में इजाफा होगा तो डिमांड नीचे हो जाएगी। फिर जब डिमांड गिरेगी तो फैक्ट्रीज से वर्कर शायद निकाले जाएं कि काम कम हो गया। जब लोगों को निकालना शुरू हो गए तो इनकम लेवल गिरना शुरू हो जाएंगे। इनकम लेवल गिरना शुरू हो गए तो और डिमांड गिर जाएगी, और डिमांड गिरेगी तो और कम गुड्स बन पाएंगे, डिमांड ही नहीं है, और लोगों को निकाला जाएगा, तो और लोग निकलेंगे जॉब लॉसेस की वजह से, और इनकम लेवल्स कम हो जाएंगे, और इसी तरह से डिमांड कम होने की वजह से बिजनेस ओनर्स का भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो भी कुछ और खरीदते होंगे ना अपने बिजनेस में, जो भी बना के कमा रहे, फिर कुछ और भी तो खरीदते होंगे ना, समझ रहे हो। तो वो भी एक साइकिल है, फिर दोनों तरफ से साइकिल बन सकती है। इकोनॉमिक्स में बेटर समझोगे इसको। जैसे पिछला यूनिट अकाउंट्स के लिए था, ये वाला यूनिट इकोनॉमिक्स वालों, मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बंदा बहुत अच्छे से समझेगा। तो ये एक साइकिल्स हैं जिस तरह से क्रिएट होती हैं, ठीक है। इसको इकोनॉमिक्स में अच्छा समझो। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी। अब पॉइंट ये है कि अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल्स में कोई चेंज आए, एम्प्लॉयमेंट्स गिर जाए, मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल्स गिर जाए तो क्या होगा, इनकम लेवल्स गिरेंगे तो क्या होगा, डिमांड गिरेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन गिरेगी तो क्या होगा, और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स गिरेंगे। एक साइकिल बन गई। इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस के बढ़ना। किसी मुल्क में इन्फ्लेशन है मतलब प्राइसेस इन्फ्लेट हो रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने से डिमांड गिरेगी, डिमांड गिरने से क्या होगा, प्रोड्यूस कम होगा। जब प्रोड्यूस कम हो रहा है तो फजूल में लेबर रखोगे नहीं, उनको निकाल दोगे तो इनकम लेवल्स कम होंगे, फिर दोबारा डिमांड गिरेगी, अगेन साइकिल। अच्छा, अदर वे राउंड देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ने से क्या होगा, इनकम्स बढ़ेंगी, लोग डिमांड फिर ज्यादा करेंगे, जिनकी इनकम साथ में परचेजिंग पावर आ गई ना, तो और प्रोड्यूस होगा, और जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये दोनों तरफ से चल सकते हैं साइकिल। और इसका जीडीपी पे क्या असर है, एक मुल्क की जीडीपी उस मुल्क की टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होती है, वैल्यू ऑफ, या फिर आप ये बोल दो वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। एक मुल्क में लोगों ने जितना खर्च किया, जितना प्रोड्यूस हुआ, वो किसी ने खरीदा होगा। प्रोड्यूसर की नजर से देख लो सारे, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए वो जीडीपी है।
या वो प्रोड्यूस करके जो सेल किए हैं गुड्स वो किसी ने खरीदे ना, तो जिसने वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे उनकी नजर से देख लो तो वो भी जीडीपी कहलाया। ठीक है। या तीसरा तरीका है जितने का माल बिका, वैल्यू ऑफ सेल्स कह दो, जितने का माल बेचा गया, जितने का माल खरीदा गया वो जीडीपी बोल दो, जितने का माल बेचा गया वो जीडीपी बोल दो, या जितने का माल प्रोड्यूस होके बेचा गया वो जीडीपी बोल दो। तीनों बराबर ही होंगे ना। इसमें आप कह सकते हो फिर भी ऐसा हो सकता है कि 600 बिलियन डॉलर्स तक का माल बनाओ लेकिन बिका सिर्फ 500 बिलियन डॉलर्स का हो, बाकी 1 बिलियन डॉलर का वो 100 बिलियन डॉलर का लेफ्ट ओवर हो, तो बेटा वो तो फिर यहाँ भी काउंट नहीं होगा, ओवर प्रोडक्शन काउंट नहीं होती यहाँ। ये रखो 500 बिलियन डॉलर्स, एक्सपेंडिचर भी 500 बिलियन डॉलर का, और माल बेचा भी कितना गया 500 बिलियन डॉलर। जब खरीदा 500 बिलियन डॉलर का गया यकीनन, तो बेचा भी 500 बिलियन डॉलर का गया ना मुल्क में। वो तो बस आप कौन सी साइड से कैलकुलेट कर रहे हो, कि काउंटर जहां से बेच रहे हो उस तरफ से देख लो जीडीपी को, या जो खरीदार है उसकी नजर से देख लो, या जो प्रोड्यूसर है उस नजर से देख लो। ठीक है। जीडीपी ये होती है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड या सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो मुल्क की जीडीपी पे क्या असर पड़ता है इकोनॉमी का? इकोनॉमी अगर बूस्ट हो रही है तो जीडीपी बढ़ती है उस मुल्क की, क्योंकि बूस्ट होने वाली इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, सही ना। तो जिस मुल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है तो मतलब ये कि जीडीपी इंप्रूव हो रही है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मुल्क के अंदर प्रोडक्शन ग्रॉस कितनी हुई, टोटल कितनी हुई, जीडीपी। गवर्नमेंट के क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बेसिक ये होते हैं कि वो चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी ग्रो करे। गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो, स्टेबल इन्फ्लेशन हो, बहुत ही कम 2-3% इन्फ्लेशन हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है ना। डिफ्लेशन कभी नहीं चाहती है गवर्नमेंट, प्राइसेस गिरना कभी नहीं चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि जिस मुल्क में प्राइसेस गिर रहे होंगे उस मुल्क में सप्लायर ही नहीं आएगा। क्या फायदा क्या है ऐसे मुल्क में आने का जहां पर चीजों के प्राइसेस गिर रहे हैं, मुझे बनाने का कोई इंसेंटिव नहीं है प्रोडक्ट। तुम ये सोचो कि कोई अगर तुम बिजनेस खोलते हो, एक ऐसे सेक्टर के अंदर बिजनेस खोलो जहां प्राइसेस गिर रहे हैं, तो आप कहोगे शायद मुनाफा कम बचेगा इसलिए मैं वहां ना खोलूं। आप उस वक्त ये नहीं सोचोगे कि मेरे प्राइस, अगर इस बिजनेस के अंदर सेलिंग प्राइसेस गिर रहे हैं तो कॉस्ट भी तो गिरेगी, जो माल खरीदार में वो भी गिर रहा है, वो नहीं सोचेगा। बंदा ये सोचेगा जो मैं बेच रहा हूँ उसके प्राइसेस गिर रहे हैं आज, तो दे विल नॉट फील हैप्पी अबाउट इट। तो डिफ्लेशन कभी नहीं चाहती इकॉनमी, हमेशा मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इन्फ्लेशन हो, थोड़े थोड़े प्राइसेस बढ़े ताकि मोटिवेशन मिले। जिस तरीके से एक लेबर है, वो पूरे साल उसने अगर काम किया महाना 1.5 लाख की सैलरी पे, साल गुजरने के बाद उसकी सैलरी 1.5 लाख रहे, उसको तरक्की फील नहीं होगी। लेकिन उसकी सैलरी 10% से इंक्रीज हो जाए, 1.5 लाख की जगह 15,000 बढ़ जाए, 1,65,000 हो जाए सैलरी, तो खुश होगा, चलो कुछ तरक्की तो मिली। हालांकि 10% से मार्केट में प्राइसेस भले बढ़ जाए, उसको इससे टेंशन नहीं, उसको बस एक फील है कि तरक्की हो गई। सो वो जो साइकोलॉजिकल यहाँ पर पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा सा इन्फ्लेट हो, लोगों की सैलरीज भी उतनी उतनी बढ़े और प्राइसेस भी उतनी उतनी बढ़े, ताकि लोगों को बस तरक्की फील हो रही है और वो स्टेबल रहे। सही। अच्छा जी। तो इसके अलावा गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल्स जो हैं वो इम्प्रूव्ड रहे, मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ते रहे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो मुल्क के अंदर। आइडियल तो 0% होगी, क्या अनएम्प्लॉयमेंट 0% है, मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट रहे मुल्क का। बैलेंस ऑफ पेमेंट अप्रोप्रिएट रहने से मुराद ये है कि मुल्क जो है उस वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की टर्म आती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, कि जो माल खरीदो फरोख्त करते हो ना बाहर से, दरामदाद बरामदाद, बरामद और दरामद का मतलब ये हो गया, दरामद मतलब इंपोर्ट करना, बरामद मतलब एक्सपोर्ट करना। तो आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होगी तो आपका मुल्क ज्यादा कमा रहा होगा खर्च करने की बनिस्बत, तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंप्रूव्ड होगी। या कम से कम इतना हो जितना इंपोर्ट कर रहा है कम से कम उतना तो एक्सपोर्ट कर रहा हो, ताकि सेट ऑफ तो कि जितना पैसा हमारा बाहर जा रहा है इंपोर्ट्स के की मद में, उतना ही पैसा हमारे पास वापस आए एक्सपोर्ट्स की मद में, ताकि हम सेट ऑफ तो कर सकें। वरना हम इंपोर्ट करने के लिए डॉलर देते हैं और उससे इंपोर्ट करने के लिए डॉलर देते हैं लेकिन एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। तो इंपोर्ट मिसाल के तौर पे अगर हम कर रहे हैं पूरे साल 50 बिलियन डॉलर्स का और एक्सपोर्ट सिर्फ 30 बिलियन डॉलर की कर रहे हैं, 30 बिलियन डॉलर का माल बेच के 30 बिलियन डॉलर आया और पेमेंट्स करनी है पूरे साल की 50 बिलियन डॉलर, तो 30 बिलियन डॉलर वो तो चला गया।
अब बाकी $20 बिलियन कहाँ से लाएंगे? अब ममालिक से उधार ले रहे हो अलग अलग से, क्या डॉलर शॉर्ट हो गया? सो दैट्स व्हाट गवर्नमेंट डजंट वांट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इस तरह कम से कम बैलेंस होना चाहिए कि जितने आपके पैसे जा रहे हो उतने आ भी रहे हो, और ज्यादा आ रहे हो तो बेटर है, ताकि किसी आने वाले साल में अगर कम पैसे आए तो जिस साल ज्यादा पैसे आए उसमें से जो रिजर्व्स है उसमें से पे ऑफ कर दें। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर पिछली गवर्नमेंट से बोरो बहुत किया हुआ था तो बोरो करने की बोरोइंग कॉस्ट होती है, आपने पैसा बोरो किया हुआ तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और कभी कभी वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि अगली आने वाली गवर्नमेंट जो है ना वो सोचती है ये सस्टेनेबल नहीं है, तो वो कोशिश करती है ऐसे हाथ पांव मारने की कि इस तरह से इकोनॉमिक ग्रो हो कि हम अपने जो अमाउंट्स बोरो किए हुए हैं, जो लोन्स लिए हुए हैं अलग अलग ममालिक से, अलग अलग बैंकों से, गवर्नमेंट भी लोन्स लेती है ना, तो हम पे बैक करें ताकि जो बोरो किए हुए अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो भी कम होती चली जाए। ठीक है, कोई इतना शरीफ नहीं है फजूल की ऐसे लोन देते, चैरिटी नहीं है वो, अगर कोई लोन दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो बोरोइंग कॉस्ट लो, बोरोइंग आपकी लो करने से क्या होगा, बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि बोरोइंग कम करे। गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, ये नहीं कि बहुत फ्लक्चुएट हो रहा। एक्सचेंज रेट क्या होता है, आपकी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होता है, फॉर एग्जाम्पल डॉलर टू PKR या AED, UAE का दिरहम AED कहलाता है, टू PKR पाकिस्तान रुपीस, तो उसका जो एक्सचेंज रेट है उसकी फ्लक्चुएशंस ऐसी ना होती रहे ज्यादा कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमें मसला हो। मतलब रुपी इतना डीवैल्यू हो गया कि इंपोर्ट्स इतनी महंगी पड़ रहे हैं कि इंपोर्ट्स मंगवा ही नहीं रहे अब हम, और इंपोर्ट्स मंगवाना हमने अगर छोड़ दी तो लोकली वो गुड्स मैन्युफैक्चर अगर हो नहीं सकते तो आपका मुल्क कहीं पीछे ना रह गया। मसला ये है कि अगर लैपटॉप से आपका मुल्क इंपोर्ट करवाता है, और लैपटॉप्स के ऊपर बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं लैपटॉप्स यूज करके, लेकिन आपके पास, आपके मुल्क में पैसा ही नहीं इंपोर्ट कराने के लिए, और मुल्क बना सकता नहीं है लैपटॉप्स लेट सपोज, तो वो फैसिलिटी खत्म हो जाएगी लैपटॉप्स की। और अगर लैपटॉप्स की एक्सपर्टीज नहीं है मुल्क में बनाने की, और वो लैपटॉप्स मंगवा भी नहीं सकते, तो आपके मुल्क की जो जनरेशन है वो, ये जितना भी सर्विस सेक्टर है वो नीचे चला जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। मिनिमाइज इनइक्वालिटी, फिर गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करें। ठीक है, इनइक्वालिटी मतलब ये कि गरीब और अमीर का फर्क जो है कैसे करती है मिनिमाइज, टैक्स लगा के। एक स्पेसिफिक अमाउंट इनकम लेवल के बाद टैक्स लगता है, वो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इनकम भी अलग अलग दर्जे की होते हैं। मिसाल तौर पर एक इंसान है जो साल के अंदर 12 लाख कमाता है, उसके ऊपर एक अलग टैक्स होगा। एक इंसान है 12 लाख के बाद 8 लाख मजीद कमाता है, तो शुरू के 12 लाख तक का अलग टैक्स है, और मजीद 8 लाख जो है उसका अलग टैक्स है, मतलब 20 लाख जिसकी एनुअल इनकम है। एक है जिसकी एनुअल इनकम उससे भी ज्यादा है, करोड़ों में, 12 करोड़ इनकम एनुअल इनकम है, तो वो उस स्लैब के अंदर टैक्स देता रहेगा, जिस स्लैब के अंदर वो फॉल होता जा रही है उसकी इनकम। शुरू के 12 लाख पे इतना टैक्स, फिर अगले 8 लाख पे इतना टैक्स, फिर अगले 50 लाख जो है उस पर इतना टैक्स, फिर अगले, सही है, इस तरह से स्लैब्स बने हुए। तो गवर्नमेंट चाहती है इनइक्वालिटी को कम करके टैक्स ले उनसे जो ज्यादा कमा रहे हैं, और फिर पब्लिक स्पेंडिंग करे, मतलब अवाम के ऊपर, अवाम की फैसिलिटीज पे स्पेंड करे, हॉस्पिटल्स पे स्पेंड करे, स्कूल्स पे इन्वेस्ट करे गवर्नमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे स्पेंड करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट करे, ताकि वो जो आम लोग हैं जिनकी इनकम लेवल्स इतने नहीं है वो ये चीजें फ्रीली मूव उसमें कर सके। तो एक तरह से अमीर और गरीब का फर्क थोड़ा कम हो गया। अमीर भी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पा रहे, गरीब भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पा रहे, बस अब इतना फर्क रह गया कि गरीब जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके पहुंच पा रहे हैं जो हुकूमत की प्रोवाइडेड है, और अमीर जो है वो अपनी गाड़ी में पहुंच पा रहा है। सही है, लेकिन वो जो अपनी गाड़ी में पहुंच रहा है इस थाट के लिए उसको टैक्स भी देना है, फिर गाड़ी अगर परचेज किया तो टैक्स भी देना है उसके ऊपर, तो वो जो टैक्स दे रहा है तो उसके बदले फाइनेंस किया जा रहा है गरीब। क्लियर है, तो अमीर और गरीब का फर्क कम कर दिया गवर्नमेंट। और प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ओवरऑल गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इसके अंदर फिर आप इनके फर्दर अंदर जो लिखे हुए पॉइंट्स वो पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसके हवाले से क्या। यहाँ पर 4 डब्बे बने हुए, समरी है, तो बुक समरीज होती है, इसका शॉर्ट है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट की माशी पॉलिसीज। व्हाई डज गवर्नमेंट रिक्वायर इकोनॉमिक पॉलिसी? गवर्नमेंट अगर एक इकोनॉमी को चला रही है तो उसकी पॉलिसीज बनाती है बाकायदा। ठीक है, वो इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों, मतलब हर गवर्नमेंट हर स्टेज ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है पॉलिसीज क्रिएट करती है। सही, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की पॉलिसी आगे कि हमें प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तमाम इदारे जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा अहम है, गवर्नमेंट उनको सस्टेन नहीं कर पा रही, ना क्वालिटी फराम कर पा रही है, ना कैपेसिटी फराम कर पा रही है। मतलब
ना क्वांटिटी फराम कर पा रही है ना क्वालिटी फराम कर पा रही है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करे, प्राइवेटाइज कर दे। कम से कम प्राइवेटाइज करने से ये तो होगा कि गवर्नमेंट को उस इदारे में एक तो लॉसेज हो रहे हैं, फिर सर्विस क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो उसको प्राइवेटाइज करने से भले जो प्राइवेट बिजनेस ओनर जो भी आएगा तो चार्ज करेगा उस सर्विस का, लेकिन कम से कम सर्विस फराम तो की जाएगी। एक ऐसा मुल्क जहां पर हॉस्पिटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, लेकिन वो हॉस्पिटल चल ही नहीं पा रहा, सही है, मुफ्त का हॉस्पिटल है लेकिन चल ही नहीं पा रहा, इससे बेहतर वो हॉस्पिटल है कम से कम चल तो पा रहे, भले पे करना पड़ता हो, सही है। आप इस जिद में कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे और चला भी नहीं पा रहे, तो वो लोग जो पैसे दे के इलाज करवा सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे अभी तो, क्योंकि फैसिलिटी काम ही नहीं कर रही है। तो कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल से ये तो पॉसिबल था कि जो पैसे दे के काम करा सकते हैं वो काम कराए, और सारे हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं किए, उतने प्राइवेट कर दिए, तो जो पैसे दे के काम करा सकते थे और टैक्स वगैरह चार्ज किए उन हॉस्पिटल्स के अंदर, और वहां को उनको प्राइवेटाइज करने से कमाया भी होगा गवर्नमेंट ने, फिर उस कमाई से वो कुछ हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा उनको अच्छा कर दिया, तो वहां पर वो लोग जो पैसा नहीं दे सकते वो वहां पर आके इलाज करा लें। क्लियर है? फर्क ये कि पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर लंबी लंबी लाइनें होती हैं, जाहिर है वो ये तो होगा। खैर, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो उसको जो है ना कैटेगराइज किया हुआ है डिमांड साइड पॉलिसीज में और सप्लाई साइड पॉलिसीज के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आई एम सेइंग दैट अगेन, इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़नी है सारी चीजें। तो डिमांड साइड पॉलिसीज और सप्लाई साइड पॉलिसीज को ऊपर ऊपर से बताता हूं मैं कि डिमांड साइड पॉलिसीज ये होती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड इंक्रीज हो, हर चीज की डिमांड बढ़े, जब डिमांड बढ़ेगी ना तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगी, सही है। डिमांड को जितनी बूस्ट करने वाली इकोनॉमी की गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है ना, वो डिमांड साइड पॉलिसीज कहलाती है, इसकी मिसालें मैं दिखाऊंगा अभी। इसी तरह से सप्लाई को बूस्ट करने वाली पॉलिसी के माल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा हो, वो चीज बूस्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, तो सप्लाई साइड पॉलिसीज बढ़ाती है, जिसकी एक एक मिसाल डिमांड साइड पॉलिसी की मिसाल होती है गवर्नमेंट टैक्स रेट्स कम कर दे परचेजिंग के ऊपर। अगर हम जो माल खरीदते हैं दुकानों से उसके ऊपर हम जीएसटी देते हैं, लेट सपोज अगर 17% जनरल सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट के पॉकेट में आता है, अगर गवर्नमेंट वो 17% से नीचे लाके 10% पर खड़ा कर देती है वो, तो चीजें अब सस्ती पड़ना शुरू हो जाएंगी लोगों को, ठीक है। लेट सपोज एक चीज थी 1000 रुपए की, उस पर 17% टैक्स लगा, मतलब 170 ऐड हो गया, ठीक है, तो वो 1170 की पड़ रही थी। अब गवर्नमेंट अगर जीएसटी हटा दे उसमें से तो 1000 की पड़ेगी, जब 1000 की पड़ेगी तो और डिमांड बढ़ेगी उसमें, क्लियर हो रही है। सो गवर्नमेंट डिमांड को बूस्ट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से सप्लाई को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला सकती है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एआई या मशीन लर्निंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट से कराए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी, किसकी, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। जब डेवलपर्स बढ़ जाएंगे तो फिर और सॉफ्टवेयर हाउसेस को वर्कफोर्स मिलना शुरू होगी, जब सॉफ्टवेयर हाउसेस को वर्कफोर्स मिलना शुरू होगी तो वो अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, वो और ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करके सेल कर सकते हैं, क्लियर हुई। तो इस तरह से पॉलिसी है डिमांड साइड सप्लाई साइड, तो इसको फिर देखते हैं। सो डिमांड साइड पॉलिसीज में हमारे पास जो है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी होती है टैक्स रिलेटेड, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है टैक्स रिलेटेड, और गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी होती है मेनली इंटरेस्ट रेट्स के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाता है फिस्कल पॉलिसी के ऊपर जो टैक्स रिलेटेड है। टैक्स के हवाले से जो भी पॉलिसीज हैं, कि टैक्स कलेक्ट, फॉर एग्जांपल कैसे होगा, टैक्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो है कि जो लोग कमा रहे हैं, जिनकी इनकम्स है, वो इनकम टैक्स फाइल करें। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स, सही। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, कि जो लोग कुछ खरीदारी कर रहे हैं वो उसके ऊपर टैक्स दे, जैसे कि जीएसटी, या यूके में होता है वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। मिसाल के तौर पे हम कोई पैकेज्ड आइटम्स खरीदने जाते हैं, कॉन्फेक्शनरी का एक बिस्किट भी खरीदते हैं, तो बिस्किट की जो हम प्राइस पे कर रहे हैं वो कंपनी तक जो जा रही है, वो पूरी की पूरी वो प्राइस कंपनी तक नहीं जा रही, उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है,
हो सकता है ये 30 रुपए की बिस्किट हम ले रहे हो, उसमें 13% जीएसटी एडेड हो, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स एडेड हो। मतलब क्या कि गवर्नमेंट हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके जमा तो नहीं करा रहे वो टैक्स, हाँ, लेकिन जो प्रोडक्ट ले रहे हो उस प्रोडक्ट में वो टैक्स एडेड है, वो कंपनी तक जाएगा टैक्स, वो पैसा, फिर पैसा उस कंपनी जब वो पैसा रिसीव करेगी तो उसमें से जितना टैक्स की मद में, जीएसटी की मद में रिसीव हुआ वो गवर्नमेंट को जमा करा देगी। सो ये इनडायरेक्टली कंज्यूमर से टैक्स ले रही गवर्नमेंट। जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बाकायदा मेरा जो प्रॉफिट्स है, मेरी जो एनुअल इनकम है, उसको मैं इनकम एफबीआर की वेबसाइट पे जाके मैं अपने आप को रजिस्टर करूंगा, टैक्स रजिस्टर करके अपनी इनकम बताऊंगा, पूरे साल मेरी ये इनकम हुई है, और उसके ऊपर अगर जो कोई टैक्स बनता है वो टैक्स रेट लग के जितना टैक्स बनेगा उतना टैक्स मैं पे करूंगा। ये डायरेक्ट टैक्स कि डायरेक्टली एफबीआर को हर बंदा अपनी इनकम के ऊपर जमा कराता है, हर बिजनेस अपनी इनकम के ऊपर जमा कराते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कंज्यूमर जब कोई चीज गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है तो उसके ऊपर पे करता है। क्लियर है? अब मिसाल के तौर पे आपने लेट्स सपोज 1000 रुपए का कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉक्स लिया, किसी उसका कॉन्फेक्शनरी का बिस्किट्स का एक बॉक्स लिया, ठीक है, अब उसके प्राइस 1000 है, लेकिन ये इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, लेट्स सपोज 13% जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें। तो 1000 की अपनी परसेंटेज पता है क्या है, 113%, क्योंकि इसमें 13% गवर्नमेंट का एडेड है। उस प्रोडक्ट की इटसेल्फ प्राइस अगर कोई पूछे निकालो वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, तो आप निकालोगे कि प्रोडक्ट की प्राइस 100% होगी, जो भी होगी वो। तो 1000 डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी कि वो जो कंपनी को जानी है 1000 में से, जो कंपनी की पॉकेट में जाएगी। अब कंपनी के पॉकेट में भी पूरी नहीं जाएगी, वो तो कंपनी उसमें से फिर अपनी कॉस्ट भी निकालेगी जितने की बनी है, डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाइड बाय 100। कंपनी के पास इसमें से 884.9 मतलब 885 रुपीज कंपनी के पास जाएंगे। तो इसका जो फर्क है, जो मतलब 885 के ऊपर 13% लगा ना, इसलिए 113% हुए। बेस ये है हमारा, ये बेस है 885, ठीक है। तो 885 और 1000 में कितना फर्क है, 115 का। 115 क्या है हमारा, जीएसटी का टैक्स, मतलब जीएसटी, ये जो 13% को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म है। तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया इनडायरेक्ट टैक्स 13%, ये गवर्नमेंट की टैक्स को लेकर एक पॉलिसी है कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स 13% होगा। इस तरह हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है वो अलग अलग बैंड्स हैं, उसके अलग अलग स्लैब्स हैं। जिसकी एनुअल 6 लाख इनकम होगी उसके ऊपर 0% टैक्स, जिसकी 6 से 12 लाख के दरमियान इनकम है उसके ऊपर मिसाल तौर पे 2% टैक्स। तो एक इंसान जिसकी 8 लाख इनकम है, ठीक है, उसको, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि शुरू के 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 0 से 6 लाख तक, मैं 3 0 कॉमन ले रहा हूँ, 6 लाख में 2 0 बाद 3 0 और आते हैं, 0%। तो टैक्स क्या बना उसका, 8 लाख वाले का शुरू के 6 लाख पे 0, और फिर अगला 6 लाख 1 हज़ार से लेकर 12 लाख तक के ऊपर अगर टैक्स है मिसाल तौर पर 2%, तो जिसकी 8 लाख इनकम है उसका शुरू का 6 लाख तो माइनस कर दो, एनुअल इनकम 8 लाख थी, शुरू के 6 लाख पे 0% टैक्स है, बाकी जो इजाफी 2 लाख बचा उसके ऊपर 2% टैक्स देगा, ठीक है। 2 लाख का 1% होता है 2000, तो 2% कितना होता है 4000, ठीक है ना, 4000 टैक्स देगा। 3 0 कॉमन लिया मैंने, समझ आ रही है? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, डायरेक्ट टैक्स इस तरह से, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स होते हैं उसके रेट्स ये अलग अलग, और ये स्लैब्स बढ़ते जाते हैं। जिसकी मिसाल के तौर पर 12 लाख से 50 लाख के दरमियान इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स मिसाल के तौर पर 15% हो। जिसकी 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के दरमियान की इनकम है तो हो सकता है उस पर 35% टैक्स हो। अब जिसकी 5 करोड़ इनकम होगी, शुरू के 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं देगा, फिर पहले 6 लाख के बाद वाले 6 लाख पे 2% देगा, उसके बाद वाले 38 लाख के ऊपर वो मिसाल के तौर पे 10% 15% देगा, और उसके बाद की जितनी भी उसकी इनकम फॉल होती है उसके ऊपर वो 35% टैक्स देगा। जब ये वर्किंग करने पे आओगे तो पता चलेगा। बहरहाल तो इनकम टैक्स की कलेक्शन के हवाले से पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी होती है, साथ में कलेक्शन के अलावा इनकम टैक्स की स्पेंडिंग, कि ये जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं ना उसको स्पेंड कहाँ से करेंगे। जरूरी नहीं सिर्फ इनकम टैक्स, ओके, इनकम टैक्स तो एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स भी कोई हो सकता है। इंपोर्ट ड्यूटीज हो सकती है कि माल इंपोर्ट कर रहे तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी, वो भी किसी किस्म का इस तरह के टैक्स भी लगा सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट कि आपकी जो प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ है वो एनुअली कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, या वो वेल्थ जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप कल को बेच रहे हो और प्रॉफिट में आपने बेची। फॉर एग्जाम्पल आपका एक घर था वो आपने 4 करोड़ का लिया था, वो आपने सेल किया 5 करोड़ का, तो 1 करोड़ उसमें कैपिटल गेन टैक्स है।
कि आपको घर की वैल्यू पे टैक्स मिला। एक तो होता है ना घर किराए पे लगाया, तो वो तो ऑपरेशनल गेन है, तो हर महीने किराया आ रहा है, तो उस रेंटल्स के ऊपर तो एक अलग टैक्स है, वो तो इनकम टैक्स का शुमार हो सकता है। लेकिन वो जो पूरा घर बेच दिया 1 करोड़ ऊपर पे, तो जो करोड़ ऊपर आ रहा है वो आपका कैपिटल गेन कहलाया, कि आपका जो एसेट है कल तक आपको इनकम जनरेट करके दे रहा था, वो इनकम आपकी ऑपरेशनल इनकम थी, लेकिन वो इन इटसेल्फ एसेट अगर ज्यादा प्राइस पे बिक जाए तो वो जो है वो ऑपरेशनल इनकम नहीं कहलाएगी, वो कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, वो कैपिटल गेन 1 करोड़ का जो इजाफी है उसके ऊपर जो टैक्स होगा कैपिटल गेन टैक्स, उसका रेट भी गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स सेट करती है कि एक बाप से बच्चे पे जो वेल्थ ट्रांसफर हो रही है तो उसके ऊपर भी टैक्स लेती है। ठीक है, ये टैक्सेस के कलेक्शन है। और स्पेंडिंग कहाँ कहाँ करती है? पब्लिक सर्विसेज में। पब्लिक सर्विसेज में वो सोच लिया करो दफाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ या सॉरी हाउसिंग सोसाइटीज या सेवेज सिस्टम्स, और ये सब खैर वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। पब्लिक एजुकेशन के अंदर, पब्लिक हेल्थ एंड केयर के अंदर, पब्लिक मेडिकल केयर के अंदर वगैरह वगैरह। ठीक है ना, इसके ऊपर जनरल पब्लिक बेनिफिट देती है उन टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे होते हैं जो उन टैक्स के पैसों से फाइनेंस किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इदारे जिनके हम फीस पे नहीं कर रहे होते, बहुत ही मिनिमल सी फीस होती है। शनाख्ती कार्ड बनवाने जाओ तो कोई फीस नहीं, या फिर फीस है तो बहुत ही मिनिमल सी कोई फीस है, तो वो नादरा के सारे एक्सपेंसेस अगर रिकवर नहीं हो रहे तो कौन पूरा करेगा? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? टैक्स रेवेन्यू से। क्लियर है? तो फिस्कल पॉलिसी टैक्स को कलेक्ट करना और कहां स्पेंड करना है इस हवाले से होती है। इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक होता है इंटरेस्ट रेट से। गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रखे तो बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लोग उधार लेना छोड़ देंगे, या उधार नहीं लेंगे तो उधार लेके क्या कर सकते हैं? कंज्यूमर उधार लेके कोई गाड़ी खरीद सकता है, इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकता है। एक बिजनेस उधार लेके अपना प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकता है, उस प्लांट एंड मशीनरी से प्रोड्यूस करके सेल करके जो पैसा कमाएगा उसमें से इंटरेस्ट पे कर सकता है और लोन पे बैक कर सकता है, राइट? लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई होंगे अगर, तो फिर लोन नहीं लेगा इंसान। जब लोन नहीं लेगा तो कुछ शायद वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी अपनी ना एक्सपेंड कर सके। जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक्सपेंड नहीं हो सकेगी तो सप्लाई नहीं बढ़ सकेगी मुल्क में। सही, तो सप्लाई साइड के अंदर भी आप इंटरेस्ट रेट्स को रख सकते, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को रख सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई को बूस्ट भी कर सकती है या सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। अगर आपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हुए हैं तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखे तो इन्वेस्टर बोरो करेगा नहीं और बिजनेसेस खुलेंगे नहीं या बिजनेसेस बढ़ेंगे नहीं, तो सप्लाई भी नहीं बढ़ेगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है तो बोरोइंग बढ़ जाएगी। यार बोरो करना सस्ता पड़ रहा है, पूरे साल में 3-4% इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक इंसान 1 करोड़ बोरो करता है, पूरे साल का उसका 3% इंटरेस्ट रेट देता है, तो 1 करोड़ बोरो करके 1 साल बाद सिर्फ उस 1 करोड़ में से 3 लाख वापस करना है। तो वो 1 करोड़ रुपए से मिसाल के तौर पर अगर वो एक अपनी फैक्ट्री खोलता है तो उस 1 करोड़ फैक्ट्री पे लगा के वो पर मंथ ही कितने लाखों रुपए कमा लेगा, उसमें से 3 लाख इंटरेस्ट तो देना कोई उसके लिए मसले की बात नहीं होगा, और इंस्टॉलमेंट्स पे प्रिंसिपल भी वापस करता चला जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट जो है ना वो लो रखे हुए। इसी तरीके से गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट्स अगर लो हैं तो जो एक आम कंज्यूमर है वो भी लोन्स लेगा, लोन्स लेके गाड़ी खरीदेगा। तो जब आम कंज्यूमर गाड़ी खरीदेगा तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बूस्ट की ना, क्योंकि बोरो करना सस्ता पड़ जाएगा जब, तो लोग बोरो ज्यादा करेंगे और फिर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड भी बूस्ट हो सकती है। सही, तो इन्वेस्टर के लिए लोन सस्ती पड़े तो सप्लाई बूस्ट हो जाएगी, और कंज्यूमर के लिए भी लोन सस्ती पड़े तो डिमांड बूस्ट हो जाएगी। क्लियर हो रही? तो डिमांड साइड सप्लाई साइड पे भी काम आ सकती है मॉनेटरी पॉलिसी। आप इसको देखेंगे, और सप्लाई साइड पॉलिसीज की यहाँ पर कुछ मिसालें ऊपर भी लिखी हुई हैं अलग से, ये सप्लाई साइड पॉलिसीज की। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एक मुल्क की रिसर्च प्रोग्राम्स के ऊपर इन्वेस्ट करती है, और वो रिसर्च प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये हुआ कि एक लोगों को एक इदारा मिल गया जहां पर आके वो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पूरा ओवरऑल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक पूरा इदारा बनाती है फार्मा डेवलपमेंट के नाम से, और वहां पर क्या होता है, दवाइयां टेस्ट होती हैं अलग अलग डिजीजेस को लेकर, लेकिन गवर्नमेंट दे रही है वो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो कोई ना कोई फॉर्मूले इजाद होंगे, जो फॉर्मूले इजाद होंगे फिर उन फॉर्मूलेस पे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होगी उन दवाइयों की। ठीक है, जब फार्मा कंपनीज उन दवाइयों को मैन्युफैक्चर करना शुरू होकर सेल करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जरूरी नहीं है कि यही लोकली सेल हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो उन्हीं दवाइयों को बना के। ठीक है, जैसे कि जिसने फर्स्ट पोलियो वैक्सीन बनाई होगी,
फर्स्ट पोलियो वैक्सीन बनाई थी एलाई लिली ने, एक कंपनी। इसी तरीके से कोई कोविड वैक्सीन जिसने बनाई होगी, तो कोविड वैक्सीन बनाई वो एक रिसर्च के फेज से गुजरे ना, और वो वैक्सीन बनने के बाद फिर कितना कमाया होगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड सेल की होगी ना, राइट। अच्छा, सप्लाई साइड पॉलिसी, डिमांड साइड पॉलिसी आप पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये वी हैव कवर्ड इट। इम्पैक्ट्स ऑफ चेंजेस इन टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। टैक्स अगर चेंज होता है, चेंज टैक्स रेट्स चेंज होना मतलब क्या, फिस्कल पॉलिसी का चेंज होना। फिस्कल पॉलिसी में आता है ना टैक्स रेट। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो उसका क्या असर पड़ता है इकोनॉमी में, अगर गवर्नमेंट टैक्स घटाती है तो उसका इकोनॉमी में क्या असर पड़ता है। अब इकोनॉमी को ओवरऑल असर नहीं बता सकता आप, बेहतर ही है मैं कहूँ कि अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाई तो इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। आप सोचो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो इकोनॉमी पे ये असर पड़ेगा कि बिजनेसेस जो है वो जिस प्राइस पे माल बेचते थे वो अब महंगा बिकेगा, तो लोग शायद खरीदेंगे नहीं। इसको इस तरह से देखने की बजाय कैटेगराइज करो पहले, इकोनॉमी के अंदर लोग कितने तरह के होते हैं, किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितने तरह के लोग होते हैं, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमी के अंदर लोग होते हैं इंडिविजुअल्स, आम लोग, या इसको हम हाउस होल्ड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा इकोनॉमिक एजेंट है बिजनेसेस, और तीसरा इकोनॉमिक एजेंट है गवर्नमेंट इटसेल्फ। टैक्स रेट बढ़ने से बिजनेसेस को महंगा पड़ेगा बिजनेस करना, और लोगों को महंगा पड़ेगा प्रोडक्ट्स खरीदना, लेकिन गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ज्यादा आ सकते हैं। तो दो पे मनफी असर है और एक पे अच्छा असर है, लेकिन ये अच्छा असर भी हो सकता है कम हो, क्योंकि टैक्स रेट बढ़ने से टैक्स आएगा तो ज्यादा, लेकिन कम नंबर ऑफ बिजनेसेस से आया तो फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क में अगर ज्यादा टैक्स रेट है तो बहुत सारे वो लोग जो जिनके पास दूसरे ममालिक में बिजनेस खोलने का ऑप्शन है, वो दूसरे ममालिक में जाके बिजनेस खोलेंगे जहां पर कम टैक्स रेट है। यार यहाँ तो इतना टैक्स है कुछ बचता ही नहीं है ज्यादा, तो इससे तो हम उस मुल्क में जाके बिजनेस खोले जहां पर टैक्स रेट कम है। तो जब वो लोग चले जाएंगे मुल्क छोड़ के, तो भले आपका टैक्स रेट तो ज्यादा हो गया, लेकिन नंबर ऑफ बिजनेसेस जो टैक्स दे रहे हैं उनकी तादाद कम हो गई, तो अभी तो टैक्स रेवेन्यू देखने में बढ़ रहा है लेकिन कम भी तो हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट इज, ये तीन इकोनॉमिक एजेंट्स पर टैक्स बढ़ने का क्या क्या असर हो सकता है, कम होने का क्या क्या असर हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर टैक्स रेट्स बढ़ते हैं तो हाउस होल्ड जो है, जो कि चीजें खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए, उनके लिए उनकी परचेजिंग पावर गिर जाएगी, है ना। क्योंकि एक प्रोडक्ट जो कि कल तक 800 की मिल सकती थी, 880 की मिल सकती थी, अब वो 1000 रुपए की मिल रही, क्योंकि उसके ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। तो प्रोडक्ट महंगी होने की वजह से अब वो शायद वो ना खरीदे वो प्रोडक्ट, वो शायद किसी ऑल्टरनेट रूट पे जाए, ठीक है। 120 रुपए बढ़ा है उधर भाई, हो सकता है खरीदा, बेटा एक दिन की बात है, अगर रोज खरीदनी होती तो। अब वो 120 रुपए एक दिन बढ़ा है, अब वो 30 दिन तक 120 रुपए बढ़े, रोज की प्रोडक्ट है वो, रोज फॉर एग्जाम्पल एक वो है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, ठीक है, वो मिल्क बहुत हेल्दी मिल्क है, और अगर वो 500 रुपए का एक बॉक्स मिलता है और एक फैमिली वो पूरा बॉक्स कंज्यूम करते हैं रोज, और 500 रुपए का मिलता है, लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्स लग गया उस पर 20% का अगर वैट लग जाए, तो वो 500 की चीज 600 की पड़ेगी। और रोज की 100 रुपए बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 10 दिन का 1000 रुपए बढ़ जाना, और 30 दिन का 3000 रुपए बढ़ जाना, ठीक है। तो जो 15,000 रुपए में आपको पूरे महीने पड़ी थी, वो 18,000 की पड़ रही है। तो आपने सोचा यार कोई ऑल्टरनेटिव रूट है, ऐसा हो सकता है कि अब मैं किसी और दूध पे स्विच हो जाऊं, या दूध की कंजम्पशन कम कर दूं बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट। 3,000 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, आपको नहीं पता ना क्या फर्क पड़ेगा। हो सकता है सिर्फ यहाँ नहीं बढ़े ना पैसे, जो बिजली का बिल पे हो रहा है उस पर भी तो बढ़े पैसे, हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं। जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा तो हर चीज पे बढ़ गया ना, मोर और लेस। तो ओवरऑल महंगा पड़ रहा है तो बंदा नहीं खरीदेगा। तो क्या वो हाउस होल्ड को महंगा पड़ना शुरू हो गया तो डिमांड कम हो गई, ठीक है। अच्छा, तो हाउस होल्ड पे टैक्स बढ़ने का क्या इंपैक्ट है, डिमांड कम करेंगे वो। बिजनेसेस पे टैक्स रेट्स बढ़ने का इंपैक्ट क्या है, बिजनेसेस को प्रॉफिट कम बचेगा, क्योंकि टैक्स बढ़ गया अगर, तो बिजनेस प्राइस शायद ना बढ़ा पाए। बिजनेस सोचे कि यार मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो हाउस होल्ड मुझसे खरीदेंगे नहीं। अगर मैं चाहता हूं कि टैक्स रेट बढ़ गया लेकिन मैं फिर भी अपनी प्राइस ना बढ़ाऊं, तो मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा, सही है। टैक्स इतना बढ़ गया कि मुझे उसूलन प्राइस 100 रुपए से बढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं 50 से प्राइस बढ़ाऊं और 50 से अपना प्रॉफिट कम कर दूं। बहरहाल, तो ये आप जो है ना टैक्स के इंक्रीज होने के इंपैक्ट्स और डिक्रीज होने के इंपैक्ट्स ये एग्जांपल्स के साथ लिखे हो। जो 3 पॉइंट्स ये है ना,
उसके बिल्कुल बरक्स 3.6 है। टैक्स इंक्रीज होने के क्या इफेक्ट्स हैं, टैक्स डिक्रीज होने के क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने और गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होने के क्या इफेक्ट्स हैं। गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग बढ़ाती है अपनी, मतलब पब्लिक सर्विसेज के ऊपर, तो क्या इफेक्ट है, गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बूस्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग लेट्स सपोज बढ़ाई सप्लाई साइड पॉलिसीज के अंदर, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए तो क्या हुआ, और लोग स्किल्ड होना शुरू हो गए, तो एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो गई। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कहा फार्मर्स को कि हम आपको सब्सिडी देंगे, आप गंदम वो करें, प्रोड्यूस करें, हम आपको ट्रैक्टर्स दिलाएंगे। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई तो फार्मर्स को पता चल गया कि ट्रैक्टर्स मिलने, हमें बस जमीनें हमवार करनी है, तो जमीनें हमवार कर दी उन्होंने। तो इससे क्या हुआ, इससे सप्लाई बूस्ट हो गई। इस तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं डिमांड को बूस्ट करने के लिए भी, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है लोगों के कोई किसी चीज को खरीदने पे, कि अगर लोग फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक कोई एजुकेशन जो है अगर कॉलेजेस तक जाना चाहता है तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, तो एजुकेशन की डिमांड बढ़ जाएगी। वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते जो एजुकेशन, अब वो भी स्कॉलरशिप्स के जरिए अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ये फायदा होता है, पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव हो जाती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होने से क्या होगा, पब्लिक सर्विसेज नीचे चली जाएंगी। जब पब्लिक सर्विसेज नीचे जाएंगी तो आम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे और पॉवर्टी की तरफ चले जाएंगे, उनकी और डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी तो एक महंगी चीज है ना, गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड, कैसे स्पेंड करे, उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी कलेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट जॉब भी इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इकोनॉमी को कैसे बैलेंस करना है कि इतना टैक्स भी ना हो कि बिजनेस ही बंद हो जाए और टैक्स ही ना दे, और इतना कम भी ना हो कि गवर्नमेंट इतना कमा ही ना पाए कि जहां जहां उसको स्पेंड करना है पूरा ना हो सके। तो उसके दरमियान गवर्नमेंट हैज टू फाइंड अ बैलेंस। इंपैक्ट्स ऑफ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट्स के अंदर के चेंजेस में भी, के चेंजेस से भी इंपैक्ट होता है इकोनॉमी में। इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई हो गए तो इन तीन इकोनॉमिक एजेंट्स को देखो, इन तीन में से चलो गवर्नमेंट को अभी छोड़ो, हाउस होल्ड और बिजनेसेस को देखो। ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स हो गए तो हाउस होल्ड जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ियां नहीं लेंगे, इंस्टॉल मॉर्गेजेस पे घर नहीं लेंगे, क्योंकि मॉर्गेज लोन जो है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रहा है, ठीक है, तो वो नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल करंटली इन पाकिस्तान अराउंड 20% के करीब जो है ना वो कार फाइनेंसिंग पहुंची हुई है। तो जो 20% के ऊपर कार फाइनेंसिंग पहुंची हुई है उससे क्या हो रहा है, 20% एनुअल, वो इंसान जो 5 साल की लोन ले रहा है गाड़ी के लिए, तो 5 साल में ऑलमोस्ट 100% वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो जो प्राइस थी गाड़ी की, मिसाल के तौर पे ऑलरेडी प्राइस थी 30 लाख रुपए, कोई स्पेसिफिक गाड़ी ले रहे हैं उसकी प्राइस या 50 लाख कर लो, सुजुकी की स्विफ्ट ले रहे हैं 50 लाख रुपए अगर उसकी प्राइस है, 50 लाख रुपए की लोन ली अगर, उसके ऊपर 100% इंटरेस्ट दे रहे हो आप, हर साल 20%, तो 5 साल का 100% हो गया, सिंपली की बात कर रहा हूं, तो 50 लाख का 100% कितना होता है, 50 ही लाख होता है। तो 50 लाख की गाड़ी वो 5 साल में आपको 1 करोड़ की पड़ी, 10 मिलियन की पड़ी। इतनी एक्सपेंसिव पड़ने वाली लोग लेंगे नहीं। लेकिन इसी को उस टाइम पे लेके चले जाओ जब वो इंटरेस्ट रेट शायद 8-1% हुआ करता था किसी पॉइंट पे, तो 8% इंटरेस्ट रेट पे 5 साल में भी देखा जाए तो 40%, ठीक है ना, बनता है टोटल। तो 50 लाख की गाड़ी 5 साल बाद भी 40% ऊपर की पड़ती है उस केस में, तो 50 लाख का 40% होता है 20 लाख। ये फिर भी रीजनेबल है, 70 लाख की पड़ती, क्योंकि है भी तो 5 साल में देना है ना, इमीडिएटली 50 लाख निकालना या 5 साल में 70 लाख निकालना, फर्क है ना। मतलब वो एक्स्ट्रा 20 लाख वो मतलब पूरे 5 साल की, वो 70 लाख को पूरे 5 साल में डिवाइड करोगे तो पर मंथ इतनी बड़ी अमाउंट नहीं आएगी। 70 लाख डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स, तो पर मंथ 1,16,000 रुपए है, ठीक है, उस गाड़ी की मंथ। लेकिन अगर 50 लाख को इमीडिएट देना हो तो 50 लाख इमीडिएट देना बड़ा मुश्किल काम, पर मंथ 1.25 लाख रुपए देना फिर आसान काम, ठीक है। तो फिर भी, लेकिन अगर वो चीज, वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ रही हो तो फिर बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। सो इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई होंगे तो डिमांड कम करेंगे हाउस होल्ड्स, चीजें कम खरीदेंगे। इसी तरीके से बिजनेसेस की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो वो बोरो नहीं करेंगे, फिर जब वो बोरो नहीं करेंगे तो अपने
प्रॉफिट्स का वेट करेंगे कि जब तक हमारे प्रॉफिट्स ऑर्गेनिकली रिटेन अर्निंग बढ़ते 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 इतनी नहीं जमा हो जाती कि मैं इन्वेस्ट करूं किसी प्रोजेक्ट पे, तब तक मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। फायदा क्या? समझ आ रही है? तो दैट्स द पॉइंट कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है। उससे इकोनॉमी स्लो होने का मतलब ये कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, इसी तरह डिमांड नहीं बढ़ेगी। जब डिमांड ना बढ़ी और सप्लाई ना बढ़ी हो तो स्लो इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, और कभी कभी गवर्नमेंट को इकोनॉमी स्लो भी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ती जा रही है। तो डिमांड बढ़ती जा रही है, उससे क्या हो रहा है? प्राइसेस ऊपर जाते जा रहे हैं चीजों के। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर कर दिया, इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया। तो क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ कि परचेसिंग पावर गिर गई। परचेसिंग पावर गिरने से क्या हुआ? डिमांड कम हुई। डिमांड कम होने से फिर ये हुआ कि प्राइस पे थोड़ा ये इंपैक्ट आएगा, प्राइस कम हो गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। सही है। अब सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो जिनके पास खुद का पैसा है तो खरीद सकते हैं। जो उधार पे ले रहे थे वो नहीं ले पा रहे, तो डिमांड में थोड़ी कमी आ गई। ठीक है, डिमांड में कमी आई तो प्राइसेस में भी थोड़ी कमी आई। तो गवर्नमेंट को कभी कभी स्लो भी करनी पड़ती है इकोनॉमी। और ये इकोनॉमिक साइकिल्स तो आती रहती है। एक अगर एक इकोनॉमी जब ग्रो होती जा रही तो कोई पॉइंट आएगा कि फॉल भी होगी वो। सही ना? क्योंकि इनकम बढ़ रही है, खरीदारी कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्ट्स की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जिसके लिए और लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है। एक पॉइंट आएगा आप एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे मजीद लोगों को, क्योंकि वो खत्म हो गया, 100% एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब और ज्यादा लोग एम्प्लॉय कर नहीं सकते तो लेबर शॉर्ट है। अब लेबर शॉर्ट है लेकिन डिमांड फिर भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, तो क्या होगा? तो अब प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन होना शुरू हो गई। अब इन्फ्लेशन होने से क्या हुआ? अब प्राइसेस इतनी बढ़ना शुरू हो गई कि अब अफोर्डेबिलिटी से बाहर होना शुरू हो गई। तो लोगों ने डिमांड कम कर दी। जब डिमांड कम कर दी तो हो सकता है अब फैक्ट्री से लोग निकालने जाना शुरू हो जाए। सो दिस आई विल कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, नाउ यू नो द साइकिल। ठीक है, जितनी दफा दोहरा लो। तो बहरहाल इनके इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने का इम्पैक्ट बिजनेसेस पे क्या हो सकता है और इंटरेस्ट रेट्स के गिरने का इम्पैक्ट भी क्या हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो उस इकोनॉमी के अंदर लोग बोरो करके चीजें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ गई। इसी तरह इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं उस इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेसेस हैं वो बोरो करके एक्सपेंड करेंगे। वो कहेंगे क्या हम वेट करें अपने प्रॉफिट के जमा होने का, इतने साल वेट करें, इससे बेहतर है लोन लेते हैं, सस्ती पड़ी है ना लोन, तो लोन लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं और वहां से जो कमाएंगे लोन भी पे बैक हो जाएगी और बाकी प्रॉफिट फिर हमारा रहेगा। सही। हाउ बिजनेसेस माइट रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस। बिजनेसेस को लेकर के गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर इनकम टैक्स रेट बढ़ा दे, ये अब आप खुद रीड करेंगे, गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट बढ़ा दे तो बिजनेसेस कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। हो सकता है बिजनेसेस वहां उस मुल्क से रीलोकेट करके कहीं ऐसी जगह चले जाए जहाँ टैक्स कम, या हो सकता है बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ा दें।